नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने पढ़ ली थी, क्या पढ़ा था हमने? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पूरा कर लिया, उसकी 21 धाराओं के बारे में बात कर ली। आज हम बात करेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। लिख देता हूं मैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, यानी ये अधिनियम 1961 में लाया गया था और इसके बारे में आज हमको पढ़ना है। हमारा सिलेबस का मतलब जो 9वां भाग है, 9वां पॉइंट है, उसका ये दूसरा बिंदु है। ठीक, दूसरा जो टॉपिक है वो यही है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। अब दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, पहले अधिनियम वगैरह के बारे में हमने बात कर ली है, तो उस पर कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। आज दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पर केवल सीधे सीधे बात करेंगे और बिना भूमिका की बात करेंगे, क्योंकि इसमें टोटल जो धाराओं की संख्या है वो धाराओं की संख्या है 10। टोटल 10 धाराएं हैं। ठीक है, और इस दहेज प्रतिषेध अधिनियम को लाया क्यों गया? तो इस दहेज प्रतिषेध अधिनियम को लाया इसलिए गया कि उस समय देखा गया कि जो लड़कियां हैं, मतलब जो बहू बन के जाती हैं लड़कियां, उनके साथ बहुत क्रूरता होता था। एक बार तो विवाह हो जाता था, फिर बार बार दहेज की मांग की जाती थी और कई केसेस ऐसे भी आए कि उनको जला दिया जाता था, कुएं में फेंक दिया जाता था। तो इस तरीके की घटनाएं होती रहती थी। तो इसको रोकने के लिए सरकार ने 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 लाया। साथ में ये अधिनियम बाद में 2006 में चेंज भी हुआ है, तो आपको इसका जो पुराना अधिनियम है वो भी पढ़ना है और नया है वो भी पढ़ना है। अब बात करते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की। तो इसमें कुल 10 धाराएं हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे सीधे बात करेंगे। 10 धाराएं हैं, लिखते भी जाइएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है लिखने के लिए। और 10 धाराएं की बात करें तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम जिसमें 10 धाराएं हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति उसको मिली 20 मई 1961 को। ठीक है, 20 मई 1961 को इसको राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई, यानी राष्ट्रपति ने इसमें सिग्नेचर कर दिया, साइन कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये कानून बन गया। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद कोई भी बिल जो होता है, विधेयक जो होता है, कानून के रूप में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही हमने जो इससे पहले वाला बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पढ़ा था, उसमें ये भी जाना था कि भले ही कोई जो बिल है एक्ट में कन्वर्ट हो जाए, यानी विधेयक अधिनियम में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन वो लागू कब से होगा, इसका जो उत्तरदायित्व तो होता है या इसकी जो स्वतंत्रता होती है, या तो केंद्र सरकार के पास होती है या तो राज्य सरकार के पास होती है। तो उसी तरीके से 20 मई 1961 को ये राष्ट्रपति से अनुमोदित होकर के कानून बन गया, अधिनियम बन गया। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ये लागू हुआ, यानी 1 जुलाई 1961 को ये लागू हुआ। तो 1 जुलाई 1961 और 20 मई 1961, ये 2 डेट आपको दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में पढ़ ही लेना चाहिए। आइए देखते हैं, अब एक एक धाराओं की बात करेंगे और एक एक धारा के अंतर्गत क्या क्या है उस पर बात करेंगे। तो धारा, जो पहली धारा है उस पर सबसे पहले बात करूं तो पहली धारा क्या बताता है? पहली धारा बताता है कि इस अधिनियम का नाम क्या होगा, यानी संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। ये 3 चीजें धारा 1 में बताई गई हैं, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसका काम था क्या कि दहेज का देना और लेना दोनों तरीके से प्रतिषेध करना, दोनों तरीके से उसको रोकना कि ना तो दहेज दिया जाए और ना तो दहेज लिया जाए। तो इसमें दोनों पार्टी को मतलब जो दोनों पक्ष थे उनको दोनों को पार्टी बनाया गया। पार्टी बनाने का मतलब ये है कि दोनों मुजरिम की कैटेगरी में आते हैं। यदि कोई वर पक्ष कन्या पक्ष को दहेज दे या फिर कन्या पक्ष भी वर पक्ष को दहेज दे, तो ऐसी स्थिति में दोनों ही
मुजरिम होंगे, यानी दहेज लेना भी अपराध है और दहेज देना भी इस कानून के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। तो आप लोग ये सोचें कि हम दहेज प्रताड़ना वगैरह का केस करके और ये सारी चीज़ें करके हम उनको क्या बोलते हैं, सामने वाले जो लड़का पक्ष है, सामान्य रूप से भारत में जो मतलब हमारा जो उत्तरी भारत है जिसमें छत्तीसगढ़ भी आता है, वर पक्ष को दहेज दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर आप सोचें कि उनको हम टॉर्चर करें, ये करें वो करें, तो ऐसा नहीं है। अगर आप प्रूफ कर देते हैं कि हाँ इन्होंने दहेज लिया है, तो एक चीज ये भी प्रूफ हो जाएगा कि आपने दहेज दिया है। तो देना और लेना दोनों गैर कानूनी है और दोनों के लिए सजा का प्रावधान कौन करता है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ठीक है, तो इसके बारे में अब धीरे धीरे पढ़ते हैं। अब देखते हैं पहला जो इसका धारा है, धारा 1 के बारे में अब देखते हैं कि संक्षिप्त नाम क्या है। तो संक्षिप्त नाम है इसका दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। अब इसके विस्तार की बात करें, दूसरा जो भाग है विस्तार की बात करता है। इसी में पहला भाग तो नाम की बात कर दिया और दूसरा भाग विस्तार की बात करता है। तो दूसरा भाग जो विस्तार की बात करता है वो बताता है कि यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू होगा। हमने एक देखा था इससे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, तो उसमें हमने देखा था जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी को छोड़ करके पूरे भारत में लागू होगा। तो इन सब चीज़ों को अंतर को ध्यान रखते जाइए। तो हमारा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है वो जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में लागू होगा। इसका मतलब ये है कि अब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। पहले मैंने बताया था आपको कि जम्मू कश्मीर में जो कानून है, जो उसमें धारा 370 जो हमारे संविधान में दिया गया है, यानी अनुच्छेद 370, उस अनुच्छेद 370 के अनुसार भारत के संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को जम्मू कश्मीर की सरकार अपने क्षेत्र में लागू कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो भारत सरकार या संसद उस पर दबाव नहीं बना सकता। लेकिन आपको मालूम होगा कि धारा 370 हटा दिया गया, तो अब की स्थिति में दहेज प्रतिषेध अधिनियम पूरे भारत में लागू होगा, यानी जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। आइए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं इस धारा का। धारा का नाम पहली धारा में क्या बताया गया वो लिखते जाइएगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में बताया गया है। तो हमने नाम के बारे में बता लिया, विस्तार के बारे में बात कर ली और पूरे भारत में लागू होगा विस्तार में। और तीसरा देखते हैं, ये चीज आपको पुराना वाला जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पढ़ाया था उसमें भी देखने को मिल जाएगा। इसमें बताया गया है कि केंद्रीय सरकार अधिसूचना के द्वारा जब भी राजपत्र में इसे जारी करेगी, यानी गजट में जारी करेगी, राजपत्र को अंग्रेजी में गजट बोलते हैं, तब से यह कानून लागू माना जाएगा। यानी एक बार कानून बन गया, जैसे कि मैंने इससे पहले वाले स्लाइड में आपको बताया कि 20 मई 1961 को कानून बन करके तैयार हो गया, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया, इसका मतलब कानून बन के तैयार हो गया। लेकिन इसकी अधिसूचना भारतीय राजपत्र में 1 जुलाई 1961 को जारी की गई। तो ये अधिसूचना कुछ दिनों के बाद क्यों जारी की जा सकी? क्योंकि जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है उसका जो धारा 1 है उसका जो उपधारा 3 है उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये जो है केंद्र सरकार पर निर्भर करेगा कि वह जिस तारीख को इसे गजट में प्रकाशित कर दे उसी दिन से यह कानून लागू माना जाएगा। तो इसलिए हमने धारा 1 को पूरी तरीके से पढ़ लिया। ठीक, अब देखते हैं, कुछ लोगों का कंप्लेन था कि जो धारा आप वो करते हैं तो उसको एक बार बोल दिया करिए ताकि हम लोग लिख भी लें। तो इसलिए मैंने इसको धारा 1 को बोल दिया कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में है और एक एक चीज को हमने देख भी लिया। आइए अब देखते हैं इसी क्रम में धारा 2 के बारे में। धारा 2 जो बताता है, धारा 2 बताता है दहेज के बारे में कि दहेज क्या होगा। तो दहेज के अंतर्गत 2, 3, 4 चीजें शामिल की गई हैं जिसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आप इस दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को पढ़ने जाएंगे तो आपके समझ से परे होगा संभवतः। तो मैं आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो दहेज के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल की गई हैं? ऐसी संपत्ति, पहली बात कोई संपत्ति, दूसरा मूल्यवान प्रतिभूति जो विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात
किसी भी समय दिए जाने का वादा किया गया हो, या विवाह के पूर्व दे दिया गया हो, या विवाह के पश्चात दिए जाने का वादा किया गया हो, करार किया गया हो, ऐसी चीजों को हम दहेज के रूप में मानेंगे। ठीक है। अब धारा 2 से संबंधित ये प्रश्न आपसे शायद मूल्यवान चीज या मूल्यवान वस्तु या संपत्ति के बारे में मतलब आपसे ऑप्शन दे देगा कि कौन सा दहेज में शामिल होगा नहीं होगा, तो ये संभवतः प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन ये प्रश्न धारा 2 से बारे में आ सकता है, मुस्लिम्स के लिए क्या है। जो लड़कियां इसमें मुस्लिम कम्युनिटी की होंगी, यानी मुस्लिम धर्म को मानने वाली होंगी, उनको मालूम होगा कि मुस्लिम धर्म में जो शादी होता है वो एक शरीयत के कानून के हिसाब से होता है। भारतीय जो हिंदू धर्म का जो शादी होता है वो भारत का जो कानून है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, उसके अंतर्गत रजिस्टर होता है। जबकि इनका जो व्यवस्था है वो शरीयत का है। तो उसके अंतर्गत शरीयत में जो एक मेहर दिया जाता है, मेहर मतलब कुछ पैसा दिया जाता है, उस मेहर की रकम को इसके अंतर्गत दहेज नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से धारा 2 जो है वो दहेज की परिभाषा को बताता है, और साथ ही ये बताता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में जो मेहर दिया जाता है वो दहेज नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं धारा 3। याद रखिएगा इसमें 10 धाराएं हैं, पहले बता चुका। अब देखते हैं धारा 3। धारा 3 क्या कहता है। धारा 3 कहता है दहेज लेने या दहेज देने के लिए शास्ति का मतलब होता है सजा। ठीक है। तो दहेज लेने या दहेज देने के लिए शास्ति का प्रावधान धारा 3 करता है, और ये धारा 3 आपसे पूछा जा सकता है, आईएमपी प्रश्न है। अब धारा 3 में दहेज देना और दहेज लेना दोनों अपराध है। ठीक है। अब इसमें एक चीज स्पष्ट कर दिया गया है, यदि जिस दिन ये कानून लागू हुआ, यानी 1 जुलाई 1961, 1 जुलाई 1961 के बाद यदि कोई व्यक्ति दहेज देता है या दहेज लेता है, तब उसके लिए सजा का प्रावधान है। ठीक है। दहेज देता है और दहेज लेता है, दोनों ही स्थितियों में सजा का प्रावधान है। दहेज के बारे में हमने बात कर ली कि दहेज में क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या चीजें नहीं आएंगी, उनको आगे बात करेंगे। ठीक। तो दहेज लेता है यानी लेने वाला और देने वाला दोनों ही सजा के पात्र होंगे, और उनको कितनी सजा मिलेगी ये जरूर आप लोग लिख लीजिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, जो मैं धारा 2 बताया था ना, धारा 2 के बारे में मैं एक चीज बताना भूल गया आपको। धारा 2 में साफ साफ लिखा गया है कि जो दहेज है वो या तो वर पक्ष द्वारा लिया जाएगा या वधू पक्ष द्वारा लिया जाएगा। यानी वर पक्ष वधू पक्ष को कुछ देता है, यानी उसको मान लीजिए एक चीज एक तरीके से खरीद ले, या फिर वधू पक्ष वर पक्ष को देता है कुछ मूल्यवान संपत्ति या वस्तु, तो वो दहेज में गिनती आएगा। ये धारा 2 के अनुसार है। यानी दोनों ही पक्ष को पार्टी बनाया गया है, वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों को ही। यानी वर पक्ष कुछ दे तो भी दहेज है, वधू पक्ष कुछ दे तो भी दहेज है। अब इसके अंतर्गत कुछ अपवाद हैं जिनको आगे मैं बात करने वाला हूं। चलिए धारा 3 पर बात करें कि धारा 3 क्या बताता है। सजा के बारे में बताता है कि यदि कोई दहेज इस तरीके से देता है या दहेज लेता है तो उसके लिए क्या सजा है। तो धारा 3 जो है महत्वपूर्ण भाग है। अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या दहेज लेगा अथवा दहेज देना या लेना दुष्प्रेरित करेगा, यानी किसी को प्रेरित करेगा कि तुम दहेज लो या तुम दहेज दो, ऐसी स्थिति में उसके लिए सजा का प्रावधान है। किसके लिए, या तो उसके माता पिता या फिर जो संरक्षक या फिर कोई भी हो, सबके लिए सजा का प्रावधान है। और इसमें क्या है सजा, वो सजा आपको लिख देता हूं। पहला तो सजा है 5 वर्ष से कम का, जो 5 वर्ष तक का कारावास। इसमें याद रखिएगा कठोर कारावास या सामान्य कारावास की बात नहीं की गई।
दूसरा जो सजा है वो है 15,000 रुपये का जुर्माना, 15,000 रुपये तक का जुर्माना, या फिर दोनों हो सकता है। अब ध्यान रखिएगा, धारा 3 में स्पष्ट किया गया है कि ये जो 5 वर्ष जो सजा है वो 5 वर्ष से कम नहीं होगी। ठीक, धारा 3 में स्पष्ट किया गया है कि सजा जो है वो 5 वर्ष से कम नहीं होगी, यानी 5 वर्ष तक होगी या 5 वर्ष से ज्यादा होगी। लेकिन इसी में न्यायालय को ये शक्ति दी गई है कि वो इस सजा को चाहे, यानी कारावास वाले भाग को चाहे तो 5 वर्ष से कम कर सकता है। ठीक है, न्यायालय के पास ये शक्ति है कि वो चाहे तो 5 वर्ष से कम कर सकता है। वैसे जो आपका एक्ट है यानी अधिनियम है उसमें इसको 5 वर्ष ही निर्धारित किया गया है। तो इसमें 2 सवाल आपसे बन सकते हैं धारा 3 में कि क्या सजा का प्रावधान है, 5 वर्ष का कारावास, 15,000 रुपये तक, 15,000 रुपये, और किसको शक्ति दी गई है कि इसको एक कम में दे दे, यानी 5 वर्ष तक का कारावास आपसे पूछे तो आप उसको सही उत्तर मारिए। अब देखते हैं कुछ चीजें। मान लीजिए कि किसी का विवाह हुआ और मान लीजिए उसको किसी लड़के का विवाह हुआ और उसके जो ससुराल वाले थे उसको बिना कुछ मांगे ही कुछ ऐसी चीजें दे देते हैं, जैसे मान लीजिए अंगूठी दे दिए, घड़ी दे दिए, कुछ चैन वैन दे दिए, या फिर कुछ साइकिल दे दिए, मोटरसाइकिल दे दिए, तो क्या वो दहेज के रूप में काउंट होगा? तो इसी की धारा 2 है, धारा 3 जो है उसी में स्पष्ट रूप से कहा गया है, ऐसी भेंटों को जो वधू को विवाह के समय दिया जाता है बिना उसके किसी मांग के, यानी वर पक्ष जब वधू पक्ष को विवाह के समय कोई ऐसा भेंट देता है तो वह दहेज में काउंट नहीं होगा। साथ ही यदि वर पक्ष को भी, यानी वर को कुछ ऐसा सामान मिलता है तो भी वो दहेज में काउंट नहीं होगा, दहेज में नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये 2 चीजें स्पष्ट हो गई हैं। तो आप विवाह के समय कुछ भेंट दिया जा रहा है तो वो दहेज में काउंट नहीं होगा जब तक कि उसकी मांग न की गई हो। अगर मांग की जा रही हो तो अवश्य रूप से वो दहेज में काउंट होगा। ठीक है, आइए हमने 3 धाराएं देख ली। अब 3 धाराओं के बाद हम देखते हैं चौथी धारा के बारे में। अच्छा, और एक चीज और भी है इसमें, धारा 3 में एक और अपवाद भी है। जो अपवाद है, मान लीजिए किसी रूढ़िवादिता के वजह से या फिर किसी के यहाँ संस्कार ऐसा चलता है कि दूल्हे को जो है, मान लीजिए लड़का है, वर है, तो वर को मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें दी जाती होंगी, जैसे मान लीजिए कुछ भेंट स्वरूप, मान लीजिए कि बहुत पुराने समय से चलन होगा कि गणेश की एक मूर्ति दी जाए जो कि सोने की बनी हो, ये उनकी परंपरा है। अब सोने की मूर्ति जो परंपरा के अनुसार चल रही है तो वो तो महंगा है, मूल्यवान वस्तु है। गणेश की मूल्यवान जो मूर्ति है सोने की, वो तो परंपरा के अनुसार दिया गया, तो क्या वो इसमें दहेज में काउंट होगा? बिल्कुल, ये भी दहेज में काउंट नहीं होगा, यानी परंपरा को भी जीवित रखने का प्रयास इसमें किया गया। ठीक, अब देखिएगा धारा 3 में जो हमने पढ़ा, वो धारा 3 में पढ़ा दहेज लेने और दहेज देने और दुष्प्रेरित करने पर, यानी किसी को बढ़ाने चढ़ाने पर। अब धारा 4 की बात करूं तो धारा 4 जो है स्पष्ट रूप से दहेज मांगने पर प्रतिबंध लगाता है, यानी दहेज मांगने पर सजा का प्रावधान करता है। ठीक है, दहेज मांगने पर सजा का प्रावधान करता है कौन? धारा 4। धारा 3 में स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया होगा कि धारा 3 जो है वो साफ साफ कहता है कि दहेज देना और दहेज लेना दोनों अपराध है, और लेकिन धारा 4 क्या कहता है कि यदि दहेज की मांग की जाए तो वो अपराध है, यानी मांगने वाला अपराधी है, चाहे वो वर पक्ष मांगे चाहे वो वधू पक्ष मांगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्या है धारा 4। वर या वधू के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मांग करेगा तो कारावास का भागीदारी होगा, यानी अगर वो ऐसा मांगता है प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भी तो उसको दंड का विधान है। अब धारा 4 के अनुसार क्या दंड का विधान है वो भी देख लेते हैं।
धारा 4 के अनुसार क्या दंड का विधान है वो देख लेते हैं। तो धारा 4 के अनुसार दंड का जो विधान है वो 6 माह से 2 वर्ष का कारावास है और 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है। यही सब आपसे पूछा जाएगा दहेज मांगने पर और दहेज लेने या देने पर धारा 3 में है, दहेज मांगने पर धारा 4 में। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसी धारा का एक भाग जो महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। यदि मान लीजिए कोई अपनी संपत्ति को विवाह के लिए अपनी संपत्ति को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है या अपनी संपत्ति का ब्यौरा विज्ञापन देता है तो वो कानूनन अपराध है और उसके लिए सजा का प्रावधान है। यानी आप देखते होंगे जो अखबार पढ़ते होंगे उसमें क्लासिफाइड करके एक पेज आता है, उसमें वर चाहिए वधू चाहिए ऐसा लिखा रहता है कि सैलरी इतना सैलरी उतना कमाई इतना ऐसा। तो वो कानूनी रूप से गलत है, उस पर एक्शन जब तक नहीं लिया जा रहा है तब तक नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जिस दिन उस पर एक्शन लिया जाएगा तो वो सजा के भागीदारी होंगे। और ये सजा किस धारा में लिखा गया है? धारा 4 में ही लिखा गया है। और इसमें बताया गया है कि ये जो इसकी जो सजा होगी यानी विज्ञापन देने की जो सजा होगी, विज्ञापन किसके लिए? कि मेरी संपत्ति इतनी है और मुझे वधू चाहिए वर चाहिए, ऐसा जो विज्ञापन दिया जाएगा उसमें 6 माह से 5 वर्ष तक का सजा है और 15,000 रुपये का जुर्माना है। तो ध्यान रखिएगा, आपको भी अब जब आप लिखेंगे तो बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, आइए आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं इसमें। अब देखते हैं दहेज देने या लेने के लिए करार का शून्य होना, ये धारा 5 में है, आपसे पूछेगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं, धारा 6 को देखते हैं। धारा 6 क्या कहता है? दहेज का पत्नी के वारिसों के फायदे के लिए होना, यानी लड़की को कोई दहेज उसके मतलब मायके वालों से मिला है, ठीक है, लड़की जो गई अपने ससुराल गई और उसके माता पिता ने कुछ दहेज दे करके भेजा, कुछ सामान दे करके भेजा, तो उस पर किसका अधिकार होगा, इस पर विचार करता है धारा 6। तो बताया गया है कि यदि लड़की को विवाह की तारीख के 3 माह से पूर्व, 3 माह के पश्चात या 3 माह के भीतर, यानी 3 माह के भीतर, विवाह की तारीख के 3 माह के भीतर जो कुछ भी चीजें दी जाएंगी, या लड़के को भी उसी तरीके से विवाह की तारीख के पश्चात 3 माह के भीतर वह दहेज विवाह समय दिया गया हो, ठीक है। तो जो भी इसमें लड़की को दिया जाएगा, यानी धारा 6 के अंतर्गत लड़की को शादी के 3 माह के भीतर या शादी के समय या जो बचपन में थी, मान लीजिए उसकी नानी ने एक सोने का चैन दिया था, वो छोटी थी एक लड़की, उसकी नानी ने एक सोने का चैन दिया था, उसके सोने के चैन को उसके माता पिता रख दिए थे। अब जब उसका विवाह हुआ तो वो सोने का चैन उसको दे दिया गया। अब ये समझिएगा, तो ये 3 स्थितियां जो हैं, यानी उसको पहली बात तो उसको विवाह के समय दिया जाए, या फिर विवाह के 3 वर्ष के अंदर 3 माह के अंदर दिया जाए, या फिर उसको अवयस्क होने की स्थिति में दिया गया था जो कि उसको बाद में प्राप्त हुआ। ये तीनों चीजें कौन यूज करेगा, कैसे यूज करेगा, इसी के बारे में इस धारा में बताया गया। ठीक है, तो इस धारा में ये बताया गया है माफी चाहूंगा, ब्रेक लेना पड़ेगा थोड़ा कुछ कारणों से। तो हमने देख लिया था कि कौन कौन सी चीजें होंगी जो कि पत्नी को दी जाएंगी, यानी शादी के समय या फिर शादी के 3 माह के अंदर, या फिर जो अब वो अवयस्क थी उस समय उसको कुछ दिया गया है और उसको बाद में उसको सौंप दिया गया और लेके चली गई ससुराल, तब उनको कौन उस सामान का हकदार कौन होगा कौन नहीं होगा, तब उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो यदि उसको दिया गया है, ये सारी चीजें उसके पास मतलब उसको दी जा रही हैं, तो उसको पत्नी के पास दे दिया जाएगा। और पत्नी अगर मान लीजिए वयस्क नहीं है, पत्नी मान लीजिए कि
ऐसी पत्नी मान लीजिए कि वो है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, पत्नी को दे दिया जाएगा और पत्नी मान लीजिए कि पत्नी उसको रख लेती है, ठीक है। और यदि उसको पत्नी को नहीं दिया जाए, मतलब लड़की को नहीं दिया जाए, तब की स्थिति में क्या होगा, ठीक। तब की स्थिति में क्या होगा कि उनको सजा मिलेगी, जो कि 6 माह से कम नहीं होगी, किंतु 2 वर्ष तक हो सके, यानी 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। और इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। जुर्माना क्या है, 5,000 जुर्माने से कम नहीं होगा, 5 से 10,000 के बीच इसमें जुर्माना लग सकता है, ठीक है, अगर उसको उस लड़की को नहीं दिया जाता। ये देखिए, वर पक्ष अगर रख लेता है तो भी ऐसी स्थिति बनेगी, और कन्या पक्ष उसका पिता या फिर उसकी माता इस तरीके से रख लेती है तो भी ये स्थिति बनेगी, ठीक है। अब देखते हैं, इसी में बताया गया है, धारा 6 में ही बताया गया है, यदि पत्नी की मृत्यु 7 वर्ष से पहले, यानी शादी के 7 वर्ष के अंदर हो जाए लड़की की मृत्यु, तब क्या होगा, तब ऐसे सामानों का क्या होगा। यदि पत्नी की मृत्यु 7 वर्ष से पहले हो जाती है, 7 वर्ष से पहले हो जाती है, विवाह के 7 वर्ष के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु जो होती है अप्राकृतिक कारणों से होती है, यानी सामान्य मृत्यु नहीं है, अप्राकृतिक, सामान्य मृत्यु नहीं है, अप्राकृतिक मृत्यु है, तब वैसी स्थिति में उसके सामान का हकदार कौन होगा। तो यदि उसका कोई बच्चा है, कोई संतान है, या लड़की हो या लड़का हो, तो वो सामान उसको दे दिया जाएगा। यदि उसका संतान जो है, जब 7 वर्ष के अंदर मृत्यु हो जाएगी तो वो अवयस्क रहेगा, ठीक है। अगर उसका कोई संतान भी नहीं है, तो संतान नहीं है तो उसका जो सामान है वो न्यास के पास चला जाएगा, यानी उसको क्या बोलते हैं, न्यास बोला जाता है, मतलब कि न्यास मतलब ट्रस्टी के पास होगा, और उसको फिर बाद में जब वो वयस्क होगा तो उसको लौटा दिया जाएगा। यदि ये सामान उसके संतान को नहीं लौटाया गया, तब क्या होगा, यह सामान यदि उसके संतान को नहीं लौटाया गया तब क्या होगा, तब उसको सजा मिलेगी, किसको, ट्रस्टी को। ट्रस्टी कौन हो सकता है, या तो उस लड़की के घर वाले हो सकते हैं, यानी मतलब जहां उसका शादी हुआ था उसके ससुराल वाले होंगे, या फिर मायके वाले होंगे। जब उसका कोई संतान नहीं होगा लड़की का, तब वो उनके मायके वालों को लौटाया जाएगा, और संतान है तो ट्रस्टी कौन बना रहेगा, उसके ससुराल वाले, और बाद में जब वो वयस्क होगा तो उसको लौटा दिया जाएगा। यदि जो क्या बोलते हैं उसको, बच्चा वयस्क हो जाता है और फिर भी उसको लौटाया नहीं जाता, संतान वयस्क हो जाता है तो भी लौटाया नहीं जाता, तब वैसी स्थिति में उसको सजा का प्रावधान किया गया है। और सजा का प्रावधान जो है वो क्या है वो बता देता हूं। हाँ, सजा का प्रावधान जो मैं बताया अभी, ये वाला, ये 6 माह से 2 वर्ष की सजा और 7 से 10,000 रुपए, 5 से 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है इसी के अंतर्गत, यदि उसको नहीं लौटाया जाता है तब की स्थिति में। 7 वर्ष के अंदर अगर मृत्यु हो जाएगी तब किसको लौटाया जाएगा, उसके संतान को दिया जाएगा, यदि उसका कोई संतान नहीं है तो उसके माता पिता को दे दिया जाएगा, ठीक। अब देखते हैं इसका धारा 7, जो कि महत्वपूर्ण धारा है। धारा 6 के बाद देखते हैं धारा 7। धारा 7 क्या कहता है, धारा 7 कहता है कि ऐसा कोई अपराध होता है, यानी कि अपराध, ये क्या बोलते हैं इसको, दहेज की मांग की जाए, दहेज लिया दिया गया हो, तब इसकी जांच कौन करेगा या फिर कौन इसकी सुनवाई कर सकेगा, तो न्यायालय के बारे में बताया गया है। तो इसमें 2 तरीके के न्यायाधीश की बात की गई है, मजिस्ट्रेट की बात की गई है। पहला तो महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट इसका संज्ञान ले सकेगा। संज्ञान यानी फेसबुक में देखा, व्हाट्सएप में देखा, या फिर अखबारों में देखा, तो स्वतः भी संज्ञान ले सकता है, या फिर
कोई उसके माता पिता यानी लड़की के माता पिता जाके कंप्लेन करें तो भी संज्ञान लिया जा सकता है, या फिर कोई एनजीओ कंप्लेन करे तो भी संज्ञान लिया जा सकता है, या कोई नातेदार जाकर के उसके लिए कंप्लेन करते तो भी संज्ञान लिया जा सकता है। अब देखते हैं धारा 8। धारा 8 क्या कहता है? ठीक, धारा 8 कहता है कि इसके अंतर्गत जो अपराध होंगे वो किस प्रकृति के होंगे, यानी इसके अंतर्गत जो अपराधी होगा उसको किस प्रकृति का अपराधी माना जाएगा। तो वो है अपराधों के प्रयोजन में संज्ञेय होना या अजमानतीय और असमनीय होना, यानी कि जो अपराधी है वो किस तरीके का अपराध किया हुआ है। असंज्ञेय अपराध, कल संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध बताया था, जमानती और अजमानती अपराध भी बताया था। तो इसको लिख लीजिए पहले, फिर उसका मैं मीनिंग समझा देता हूं। अपराधों का कुछ प्रयोजन के लिए संज्ञेय होना तथा जमानतीय होना, जमानतीय और असमनीय होना। अपराधों के कुछ प्रयोजन के लिए संज्ञेय होना तथा अजमानतीय और असमनीय होना। तो संज्ञेय और जमानतीय का मीनिंग बता दिया था। आज मैं बताऊंगा समनीय का मीनिंग क्या होता है। समनीय, असमनीय का मीनिंग, असमनीय का मीनिंग ये है कि एक बार जब एफआईआर हो गया, एक बार जब कोर्ट में केस चला गया, बात चला गया, तो न्यायालय के बाहर इसमें समझौता नहीं किया जा सकता। यानी जैसे आप देखे होंगे कि आप धारा जो 302 है आईपीसी की, जिसमें कि किसी को मार दिया जाए, 307 है, 302 नहीं, हाँ 302 है जो कि कत्ल के लिए है। तो अगर कोई ऐसा काम करता है, किसी का जान ले लेता है, तो वो बाहर उसका समझौता नहीं कर सकता, यानी ये भी, वो भी अपराध असमनीय है। तो ये भी अपराध जो है आठवां धारा बताता है कि इसका ये भी जो अपराध है वो असमनीय अपराध है। ठीक है, अब देखते हैं। हाँ, धारा 8 में ही एक चीज और बताया गया है कि धारा 8 में एक चीज और बताया गया है आपको, सॉरी धारा, कौन सा धारा पढ़ा रहा था यार, अभी ये धारा 7 था यार। धारा 7 में ही एक चीज और बताया गया है कि यदि किसी के ऊपर ये आरोप लगता है कि उसने ऐसा दहेज लेने या देने का अपराध किया है, तो उसको ये खुद साबित करना होगा कि उसने दहेज लेने या देने का अपराध नहीं किया है। ठीक, अब देखते हैं धारा 8। धारा 8 महत्वपूर्ण धारा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। धारा 8 एक महत्वपूर्ण धारा है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। इसमें दहेज प्रतिषेध अधिकारी के बारे में बात की गई है। राज्य सरकार एक दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करेगा, और दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करेगा तो उसका काम क्या होगा? दहेज प्रतिषेध अधिकारी का दहेज लेने या दहेज देने के बारे में जो चीजें होंगी, यानी ये जो हमारा एक्ट है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, इसके बारे में जागरूकता फैलाना, और कोई ऐसा अगर काम करता है दहेज लेने या देने का, तो उसको मतलब उसको रोकने का प्रयास करना, यही इसका काम है। एक चीज और इसमें है कि धारा 8 की जो उपधारा 3 है, यानी 8 की उपधारा 3, इसमें बताया गया है कि राज्य सरकार चाहे तो ये जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी है उसको पुलिस का जो अधिकारी होता है उसके बराबर बल प्रयोग करने की भी शक्ति दे सकता है। ठीक है, इस तरीके से धारा 8 तक हमने खत्म किया। अब देखते हैं धारा 9 क्या है। धारा 9 बताता है केंद्र सरकार के बारे में कि केंद्र सरकार इस नियम को लागू करने के लिए या फिर इसको और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई नियम बना सकता है, लेकिन उसको बहुत जल्दी से जल्दी संसद में उसको पेश करना होगा। उसी तरीके से धारा 9 जो है, धारा 10 जो है वो बताता है कि राज्य सरकार इस दहेज प्रतिषेध अधिनियम को लागू करने के लिए या फिर इसको और प्रभावी बनाने के लिए कुछ नियम बना सकता है, लेकिन उसको भी राज्य सरकार का जो विधानसभा होगा या विधान परिषद, दोनों मिला के विधानमंडल बोले तो विधानमंडल में जल्दी से जल्दी इसकी जानकारी देनी होगी और उसको वहां से पारित कराना होगा। तो इस तरीके से हमने देखा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 जो है वो खत्म हो गया। अब इसमें कुछ चीजें और तो नहीं है जिसको कि बताया जाए। संभवतः इससे और ज़्यादा कुछ प्रश्न पूछेगा नहीं, क्योंकि एक दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2006 में भी आया है,
तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वहाँ से प्रश्न पूछे। और आप लोग जिनको भी टेस्ट ज्वाइन करना हो हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसका टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी आने वाला है, तो पहले जो ज्वाइनिंग करेंगे उनको कम पैसे में मिल रहा है ये, तो आप लोग व्हाट्सअप करके हमसे बात कर सकते हैं। 9617413676 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। टेस्ट देते रहिए बाकी चीज़ों का और रिवाइज करते रहिए वीडियो को बार बार। जय हिंद।